पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्राइसोफाइट तक पूरा देख लिया था। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। जो डायनोफ्लैजेलेट हमारा होता है ये क्या है, समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। वर्णकों के आधार क्या है, पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल दिखते हैं, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति की जो बाह्य सतह पर क्या है, सेल्यूलोज की कड़ी पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक, सेल्यूलोज की कड़ी पट्टियां पाई जाती हैं। इनमें दो कसाब होता है, जो एक कसाब होता है वो लंबवत होता है, दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ होता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके अगले वाले पार्ट में जो आने वाला है उसमें दो कसाब होते हैं। उसमें एक कसाब पर जो उसमें का जो एक कसाब होता है वो छोटा होता है और एक कसाब बड़ा होता है। आगे आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं वो लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या जो होती है वो विस्फोटक होती है, और ये क्या समुद्र पर विस्फोट करते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा पर, और लाल तरंगे निकालते हैं, जिससे जो समुद्र का जल है वो बिल्कुल रेड तरीके से रेड दिखने लगता है। और ये जो जल जो ये निकालते हैं, मतलब ये जो लाल डायनोफ्लैजेलेट होते हैं ये एक प्रकार का विष निकालते हैं, जिससे वहाँ की जो मछलियाँ हैं और समुद्री जीव हैं वो मर जाते हैं। जो इनका एग्जाम्पल है वो क्या है, गोनियोलैक्टस। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलैक्टस। आई होप डायनोफ्लैजेलेट अच्छी तरीके से आपका कवर हो गया होगा। अब आगे बात करें युगलीना की। युगलीना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो युगलीना है ये स्वच्छ जल पर पाए जाते हैं, स्वच्छ और स्थिर जल पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो युगलीना में ये इंपॉर्टेंट है, युगलीना में जो कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त पेलिकल की बनी एक संरचना पाई जाती है, जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। क्या लचीला बनाती है? तो इसमें हो पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें कोशिका भित्ति की जगह कौन सा अब वो पाई जाती है, तो पेलिकल्स पाई जाती है। और पेलिकल्स का काम क्या है, ये संरचना को लचीला बनाती है। और इसमें भी दो कसाब होते हैं, मैंने उस पे भी बताया था इस चीज़ को, और क्लियर कर देता हूँ आपको। इसमें भी दो कसाब होते हैं, जो एक होता है वो एक छोटा होता है और जो दूसरा होता है वो लंबा होता था, ठीक है, जबकि दूसरे वाले में एक अनुप्रस्थ होता था, ठीक है। और जो ये युगलीना होते हैं, क्योंकि युगलीना जो होते हैं इनमें उच्च पादपों की तरह वर्णक पाए जाते हैं। ये यहाँ पर लाइन रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें किससे में उच्च पादपों की तरह वर्णक पाए जाते हैं, तो युगलीना में पाए जाते हैं। जो युगलीना में अगर वर्णक पाए जा रहे हैं तो ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, लेकिन ये सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि युगलीना में उच्च पादपों की तरह वर्णक पाए जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और अगर प्रकाश न होने पर ये परपोषी की तरह भी व्यवहार दर्शा सकते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो युगलीना है। आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। थैंक यू। अपंग कवक बचा जा रहा है, अपंग कवक में क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं हम किसकी, अपंग कवक की। जो अपंग कवक हमारे होते हैं, अपंग कवक भी प्रोटिस्टा में आते थे, ठीक है। तो जो अपंग कवक होते हैं वो मृतपोषी होते हैं। क्या ये मृतपोषी होते हैं, और सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, ठीक है। ये खुद नहीं बहते हैं, जैसे वो था, मतलब अगले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें ये निश्चेतक रूप पर बहते हैं, तो ये बहते नहीं हैं, ये सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, ठीक है। और अनुकूल परिस्थितियों पर प्लाज समूह बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम समूह, ठीक है। और ये जो समूह हो सकता है कई फीट तक लंबा हो सकता है, और जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर ये बिखर जाते हैं और बीजांडु फलनकाय बनाते हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पर देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।